नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 17। अब हम प्रश्न संख्या 17 पर देखेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो फिनोमेनन है वो किसके साथ अप्लाई होता है? नॉन मेटल के साथ अप्लाई होता है। थोड़े इसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। नॉन मेटल के साथ क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि इसमें जो इम्प्रेसिव न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्जेस का ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हाई होता है। अब हाई न्यूक्लियर चार्ज जैसे अगर आप देखना चाहें तो ग्रुप नंबर 14 में जहां आपका नॉन मेटल स्टार्ट होता है इस जगह पर न्यूक्लियर चार्ज +4 का है। ग्रुप नंबर 15 में न्यूक्लियर चार्ज +5 का है। और इस तरीके से आगे आप बढ़ेंगे नॉन मेटल के ग्रुप में तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है कि एटम के बाहर न्यूक्लियर चार्ज निकल जाता है। जैसे अब हम लोग यहाँ इस एटम को शो कर रहे हैं, मान लीजिए नॉन मेटालिक एटम है, अगर हम इसको शो कर रहे हैं तो इसके बाहर न्यूक्लियर चार्ज पहुँच जाता है। अब ये बाहर न्यूक्लियर चार्ज जो पहुँच गया या इसको हम लोग कहें पॉजिटिव फील्ड बन जाता है। तो इस पॉजिटिव फील्ड में क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। अगर मान लीजिए इस रीजन में इलेक्ट्रॉन आ गया तो अट्रैक्शन के कारण यहाँ आप देख रहे हैं इस अट्रैक्शन के अंतर्गत ये क्या होगा? भीतर की ओर आएगा। और जो भी फिनोमेना किसके द्वारा होती है? अट्रैक्शन से होती है, वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक इवेंट है। तो अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंट्री लेता है, पहले आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के परिभाषा को जानें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड on the introduction of one electron in the gaseous state of atom। ये इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर गया तो क्या होगी? ये सिस्टम बदल जाएगा। जैसे कोई भी एटम है तो सिस्टम क्या होगा? ये कम्प्लीटली आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आपने क्लोरीन में अगर एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री दिया तो Cl माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस होने के कारण इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आने का प्रयास करे तो क्या होगा? माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री नहीं ले सकता है। जैसे ऑक्सीजन का केस आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री के बाद ये O- बनाएगा। अब इसका फील्ड क्या है? टोटल नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्सन काम कर रहा है। अब चूंकि ये आएगा नहीं, इसका सिस्टम उस रूप में नहीं, इसलिए हम लोग बाहर से एनर्जी इसमें सप्लाई करते हैं। तो बाहर से एनर्जी सप्लाई करके इस इलेक्ट्रॉन को भीतर ले आते हैं और इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपका एंडोथर्मिक इवेंट होता है, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? एक्सोथर्मिक इवेंट है। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल इज। ये कीमो क्यूरियोस का सवाल है। जैसे केमिस्ट्री का जनरल नॉलेज है तो केमिस्ट्री के जनरल नॉलेज में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव मेटल कौन होता है। इस जगह पर एक बात समझ लीजिए कि रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ये किसके द्वारा गाइडेड है? तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस जगह पर हम लोग देखते हैं, आप एक ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए, पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन होते हैं और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है। और इस हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए क्लोरीन होगा। आगे यहाँ दिया है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ CrZ24। तो 24 में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपने सीखा होगा। तो ऑर्गन का हम लोग लिखते हैं 18, ऑर्गन तक 18 हो गया। अब यहाँ हम लोग 3D लगाएंगे और 4s लगाएंगे। यहाँ एक चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि अगर नॉर्मली 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन अगर इस जगह को वो क्या करे? हाफ फील्ड करे या फुल फील्ड करे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है। तो 18 यहाँ हो गया और यहाँ अगर हम 2 देते हैं तो 18 and 2 कितना हो गया आपका? 20 हो गया। यहाँ अब ये क्या हो रहा है? ये 4 हो जा रहा है। तो अनस्टेबल होने का चांस इसका बनता है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये उठा लेगा और इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 3D 5 होगा और 4s 1 होगा। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड बनने की संभावना बनती है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस रूप में आता है।
अगर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का केस नहीं बनेगा तो हमेशा ये NS क्या होगा, NS हमेशा 2 के रूप में ही होता है। ये नॉर्मल ट्रेंड है इसका, इसमें ये चीज़ ध्यान देने लायक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं, हु ऑन द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। ये सवाल भी आपको कीमो क्यूरियस का सवाल है, केमिस्ट्री के बारे में। ये बहुत जनरल नॉलेज वाली बात है कि नोबेल पुरस्कार पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था केमिस्ट्री में, तो ये नाम याद रखिएगा, वेंट हॉफ को मिला था। ये जनरल नॉलेज जैसा सवाल है। इसके बाद हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, और आज के ट्रेंड पर इस तरह के सवाल नॉर्मली बनते हैं। एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस है जो आपको IIT में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ एसर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है। अब एसर्शन एंड रीज़न के साथ ऑप्शन जो हैं यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है एसर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी है एसर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी है बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एंड डी में आप देखिए बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। तो आपको एक जगह पर ये ABCD लिख दिया गया है और इसी को अप्लाई करके आपको आंसर देना है 21 से आगे का। यहाँ हम लोग 21 को देखते हैं, एसर्शन मेजरमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ साइंटिस्ट। तो ये बात सही है, अगर मेज़रमेंट ना कर पाएँ तो कोई भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में नियम बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एसर्शन क्या है आपका करेक्ट है। रीज़न को देखिए, विदाउट मेजरमेंट नो लॉ कैन बी प्रोपाउंडेड। अब ये बात सही है कि अगर ये इम्पोर्टेंट टूल क्यों है, इसलिए इम्पोर्टेंट टूल है कि लॉ जो भी बनता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में वो मेजरमेंट के बेसिस पर ही बनता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसके आंसर में हम लोग सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब 22 को आप देखिए, एसर्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाई सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को आपने पढ़ा होगा इसका थियरी, इसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये टर्म आपने पढ़ा होगा। तो इसको देखने से ये क्लियर है कि एसर्शन क्या है आपका सही है। एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ इस बात को देखिए कि एनर्जी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं E = H/ν होता है। तो एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं कि एसर्शन करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन इस जगह पर जो आपका रीज़न है वो एसर्शन की व्याख्या नहीं है। ये क्यों होता है, इसके रीज़न की व्याख्या ये नहीं कर पा रहा। तो यहाँ ये रीज़न जो है एसर्शन की व्याख्या नहीं कर पा रहा, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है एसर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब ये घटना क्यों घट रही है इसी बात से ये पता नहीं चलता, इसलिए हम लोग इसके ऑप्शन को डी को क्लिक करते हैं। अब 23 को आप देखिए, कॉम्बिनेशन इन द बेस्ट कलर्स इन अम्ब्रेला विल बी ब्लैक आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे बेहतर अम्ब्रेला यानी छाते का कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो बाहर से काला हो और भीतर से क्या हो, सफ़ेद हो। अब यहाँ बाहर से काला होने पर क्या होगा, यहाँ जो थ्योरी काम करती है ब्लैक बॉडी का, तो ब्लैक बॉडी की थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक बॉडीज़ आर बेस्ट रेडिएटर्स ऑफ हीट। ब्लैक बॉडी हीट का बेस्ट रेडिएटर है, तो उस पर जो भी सूरज की किरणें पड़ेंगी उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो ब्लैक कलर के कारण बाहर निकल जाएगा। और वाइट अगर आप इनसाइड डालते हैं तो वाइट कलर किसी भी प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए गर्मी नहीं लगेगी। तो ये एसर्शन क्या है आपका करेक्ट है। रीज़न ब्लैक बॉडीज आर द बेस्ट एब्जॉर्बर एंड इमीटर्स ऑफ लाइट। अब ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये जो लिखा है रीज़न, ये रीज़न आपका सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में केवल ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट को नहीं लिया गया है, यहाँ रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को भी लिया गया है। और इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा, यानी कि एसर्शन सही है, रीज़न सही है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। 24 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेज एंथैल्पी इज़ नॉट ए डोमिनेंट टर्म, ये वर्ड गलती प्रिंट हो गया है। इलेक्ट्रॉन गेज एंथैल्पी इज़ नॉट ए डोमिनेंट टर्म फॉर मेटल्स। अब इस पर विचार कीजिए कि मेटल के लिए डोमिनेंट टर्म इलेक्ट्रॉन गेज एंथैल्पी नहीं होता।
अब आप जानते हैं कि मेटल के टर्म में उसकी रिएक्टिविटी को कैसे आप मेज़र करते हो, तो इसकी रिएक्टिविटी को हम लोग 1/IP से मेज़र करते हैं। यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है मेटल का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो उसकी रिएक्टिविटी को बताता है। तो यहाँ जो असर्शन है ये आपका करेक्ट है। फिर हम लोग रीज़न देखते हैं, मेटल्स मूव बिलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मूव बिलो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअल में ये रीज़न जो है प्रिंटिंग में थोड़ी गलत हो गई है। मेटल्स हैव लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मेटल्स हैव लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मेटल का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है, और कम होने के कारण इसका पॉजिटिव फील्ड बाहर नहीं जा पाता और इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता इसके पास नहीं होती। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है असर्शन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग 25 क्वेश्चन को देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक ए कंपाउंड रिएक्टिंग स्पेसिस कंबाइन इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, कहता है कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आपको कहता है कि जब भी कंपाउंड का निर्माण होता है तो डेफिनिट मास रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। अब रीज़न दे रहा है Fe2O3 डज नॉट फॉलो इट। अगर हम कहें तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसलिए करेक्ट है। Fe2O3 डज नॉट फॉलो इट, ये बात सही है, इसलिए ये भी करेक्ट है। लेकिन ये रीज़न जो है इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा। सबसे पहले आप ये जानिए कि Fe2O3 क्या है। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, पहले इसको आप समझ लीजिए। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, और नॉर्मल जो इसका फार्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्म में इसका फार्मूला नहीं होता। इसके फार्मूले में नॉर्मली +2 आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए इसका एग्जैक्ट फार्मूला ये नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी जो है सही है, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है असर्शन का ये नहीं है, ये असर्शन को ये काट दे रहा है। अब यहाँ हमने क्वेश्चन आपको लास्टली दिया थिंक एंड आंसर। तो थिंक एंड आंसर ये लिखने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि ये क्वेश्चन आपका हॉट क्वेश्चन है, और हॉट क्वेश्चन का जवाब आप सीधे किताब से नहीं पाएंगे। आपको दिमाग लगा करके ही इसकी बात को समझना होगा और आंसर देना होगा। ये केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ हम 26 को देखते हैं। द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज, किसी एलिमेंट का एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, लेस देन एक्सेप्टेड एटॉमिक मास और मोर देन एक्सेप्टेड एटॉमिक मास। तो वो एक्सेप्टेड एटॉमिक मास जो है उससे ज़्यादा होता है या कम होता है, इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही अपने पास रखता है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये इंटरटेन नहीं करता। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंटरटेन नहीं करता, इसलिए एटॉमिक मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पार्ट इसमें हटा हुआ है, इसलिए एक्चुअल एटॉमिक मास आपका लेस देन एक्सेप्टेड एटॉमिक मास होगा। इसके लॉजिक को आप समझिए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। As we know that atomic mass is the sum of number of protons and neutrons, yet some atomic masses have decimal fraction। अब हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अगर उसको जोड़ा जाए तो जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर को आप जोड़िए और दूसरे इंटीजर को जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा। जब एक इंटीजर और दूसरे इंटीजर को आप जोड़ेंगे तो हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा। यहाँ इस रूप में समझे कि मान लिया जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है आपका 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसके डेसिमल फ्रैक्शन में आने के चांस नहीं है, जैसा कि डेफिनेशन दिखाता है। ये डेसिमल फ्रैक्शन में क्यों आता है, इसका जवाब आपको बताना है। तो हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब इसमें डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, तो हर एक सैंपल में आइसोटॉप्स उपस्थित होते हैं। अब उनके परसेंटेज के हिसाब से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है डेसिमल में आता है। तो डेसिमल किसके कारण आ गया, ड्यू टू आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स है इसलिए वो मास को डेसिमल में लेके चला जाता है। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कोरोना इज टेकन। अभी हम लोग कोरोना पीरियड से चल रहे हैं, तो कोरोना किस वर्ड से लिया गया, अभी थोड़ा मैं इसको लेके कंफ्यूज हूँ। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये चाइनीज़ वर्ड नहीं है, इसको याद रखिएगा। ये वर्ड चाइनीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हम सबको मालूम है कि वुहान के शहर से ये फैला हुआ है।
तो नॉर्मली इस वर्ड को चाइनीज़ होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड चाइनीज़ नहीं है। क्या वर्ड है मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ देखिए, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स हिपेरिन कॉन्टेनिंग टैबलेट्स आर यूजफुल बिकॉज, जब आज कोविड-19 के पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है तो हिपेरिन टैबलेट उसको दिया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग को हिपेरिन कोविड-19 को ठीक से जानना होगा कि कोविड-19 में होता क्या है। तो कोविड-19 में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होती है फेफड़े में, ब्लड क्लॉटिंग होती है लंग्स में। अब लंग्स में हमारे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। जब लंग्स में ब्लड क्लॉटिंग होगी तो लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और अल्टीमेटली आदमी को कहाँ ले जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ेगा। वेंटिलेटर पर जाने के बाद उसकी कंडीशन काफ़ी क्रूशल हो जाती है। तो यहाँ ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए क्या दिया जाता है, हिपेरिन दिया जाता है। हिपेरिन की क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता, कारण सीधे है कि हमारे ब्लड में हिपेरिन की मात्रा है। तो यहाँ हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, स्टॉप्स द चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब आखिरी क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 30 के ऊपर। आइस इज ड्रॉप्ड, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है आपको थिंक एंड आंसर के अंतर्गत आ रहे हैं, अर्थात इसका जवाब आपको डायरेक्ट कहीं मिलने वाला नहीं है, आपको सोच के ही इसका जवाब निकालना होगा। तो आइस इज ड्रॉप्ड इन वाटर, सम पार्ट ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस, व्हाट वुड हैपन व्हेन द आइस विल मेल्ट आउट। अब जब हम लोग आइस को पानी में डालते हैं तो उसका कुछ पार्ट पानी में चला जाता है, कुछ पार्ट बाहर तैरता रहता है। तो जब पूरा का पूरा आइस पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, तो वाटर लेवल क्या बढ़ेगा या घटेगा। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि वाटर लेवल क्या होगा, वाटर लेवल विल रिमेन सेम, इसको याद रखिएगा। और इसके आंसर को हम लोग बनाते हैं क्या कि डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करें तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। अब इसको अगर आप बेस मानते हैं तो यहाँ से आप आंसर इसका निकाल सकते हो। थैंक यू गाइस एंड गर्ल्स।